हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए बच्चों, आज मैं आपके सामने जो है कक्षा 11 केमिस्ट्री का जो है तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तीसरा पार्ट में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। ठीक है कि रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान में मैक्सिमम हम लोग जो है रिएक्शन ही पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 11 में तो कम पढ़ेंगे, लेकिन जो है 12 में ज़्यादा रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आप। तो उन रिएक्शनों को जो है पढ़ने से पहले हमें कुछ नियम को आना चाहिए, कुछ नियम जो है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी नियम के अनुसार यानी जो हम यहाँ पर नियम पढ़ने वाले हैं, इसी नियम का पालन करते हुए जो है हमारी रासायनिक अपक्रियाएँ होंगी। ठीक है, तो इस नियम के अंतर्गत यानी रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत हम लोग जो है कुल मिला के 5 नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और क्रम से उन्हीं नियमों की हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर जहाँ भी दिक्कत होगी आपको, ठीक है, तो जो है पहले तो प्रयास ये करिएगा कि वीडियो को रिवाइंड करके पुनः देखिए। अगर तब भी ना समझ में आए तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जो है कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को पूछिएगा। ठीक है, हम जरूर से जरूर जो है उसकी सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो देखिए रासायनिक संयोग का नियम है क्या। तो रासायनिक संयोग के नियम में हम लोग कितने नियम को पढ़ने वाले भाई? 5 नियम को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, जो सबसे पहला नियम है हमारा इन 5 नियमों में से सबसे पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहली बात ये कर ली जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है दिया किसने? तो इस नियम का प्रतिपादन किया था, आप जानते हैं, जो केमिस्ट्री के जनक हैं लेवासिए, उन्होंने ही किया था। ठीक है, लेवासिए ने जो है इस नियम का प्रतिपादन किया था। अब देखिए इस नियम को थोड़ा सा समझने से पहले एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि केमिस्ट्री में कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है अभिकारक और एक होता है इधर उत्पाद। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उनको जो है हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये 2 चीजें होती हैं। तो इतनी तो समझ में आ गई होंगी कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। ये किसी भी रासायनिक क्रिया में जरूर रहेंगे। ठीक है, हम अभिकारक लेंगे तो उससे जो है उत्पाद बनेगा। अब देखिए ये नियम कहता क्या है। यह नियम ये कहता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, नियम में संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, किसका बचाव? द्रव्यमान का बचाव। ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारी पदार्थों यानी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी संरक्षण होता है, नष्ट नहीं होता है। यानी अभिकारक का द्रव्यमान दूसरा है, उत्पाद का द्रव्यमान जो है कुछ दूसरा हो जाए, कम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी संरक्षित रहता है, जो है कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए नियम। लेवासिए ने क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, जैसे अभिकारक 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए कह दिया गया कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, अब चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इस नियम के अंतर्गत। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, और कार्बन की जो है अपक्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन की अपक्रिया किसको हो रही है? इसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ। और बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं
कि कार्बन का दहन कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि दहन का सीधा मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, दहन मतलब जलाना, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया। अब यहाँ देखिए, जो द्रव्यमान संरक्षण नियम में हम लोग जो है जो द्रव्यमान रखेंगे वो उसका जो है क्या नाम है परमाणु भार ही रखेंगे, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है भाई 12 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 गुना 32, 12 44, और यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड कर दीजिए, 12 + 32 बराबर 44। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट ये हो रहा है जो हमने नियम में बताया था आप लोगों को, कि नियम क्या कहता है हमारा भाई, कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिकारी पदार्थों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि यहाँ पर 12 ग्राम हमने जो है कार्बन लिया था और 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया था, यानी 44 ग्राम को लिया था। तो 44 ग्राम से कितना ग्राम 44 ग्राम ही कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। अर्थात इस नियम की पुष्टि हो गई, जो ये नियम कह रहा था उस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपी लेकर जो है उसमें क्वेश्चन उतारिएगा। यहाँ पर इसे हम लगवाया भी दे रहे हैं, लेकिन जो है आप लोग उसको अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है 1.5 ग्राम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 1.5 ग्राम एथेन को 1.5 ग्राम एथेन को पूर्णतः दहन कराने पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2.7 ग्राम जल प्राप्त होता है, और 2.7 ग्राम जल प्राप्त होता है। पूर्ण विराम। उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा यह समझाइए कि इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। उपरोक्त प्रक्रिया में यह समझाइए कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम जो है कैसे लगाएंगे वो आप जो है देख लीजिए। जैसे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 1.5 ग्राम एथेन और को जो है पूर्णतया दहन कराया गया किसके साथ, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और जो है 2.7 ग्राम जल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब दिखाइए कि ये रिएक्शन जो है, यानी ये जो प्रक्रिया हो रही है वो जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रही है। तो हमारे पास है क्या चीज़ भाई, हमारे पास है जो दिया है सवाल में। तो दिया क्या है सवाल में, एथेन जो है उसका जो है 1.5 ग्राम है, इसका जो है दहन कराया जा रहा है, ठीक है। इसका क्या कराया जा रहा है, इसका दहन कराया जा रहा है, ठीक है। इसका दहन कराया जा रहा है इथेन का, 1.5 ग्राम इथेन का। और प्राप्त क्या हो रहा है हमें, 4.4 ग्राम CO2 और जो है 2.7 ग्राम H2O, ये प्राप्त होता है। ये हमारा सवाल कह रहा है। अब इसी को लेकर जो हमें सिद्ध करना है कि ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। तो इसमें आप लोग पहले सॉल्व, इसको नहीं उतारना है, सॉल्व इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले इसका एक रिएक्शन बना लें, इस चीज़ का जो ये कह रहा है बातें अपने क्वेश्चन में, उसका जो है हम एक रिएक्शन बना लें। तो कैसे बनाएंगे, कह रहा है इथेन का 1.5 ग्राम इथेन का दहन। तो इथेन लेते हैं, इथेन का फार्मूला होता है C2H6। क्या होता है, C2H6।
का दहन कराने पर, दहन मतलब होता है, अभी बताया था हमने, ऑक्सीजन से क्रिया, तो यहाँ पर O2 लिख देते हैं। क्रिया कराने पर 4.4 ग्राम CO2 और 2.7 ग्राम H2O प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है? CO2 प्राप्त होता है और H2O प्राप्त होता है। अभी द्रव्यमान से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, अभी हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए 1.5 ग्राम इसका है। ठीक है, और इसका तो दिया नहीं है, इसी का हमें निकालना है, तभी जो हम सिद्ध कर पाएंगे। और इसका दिया है 4.4 ग्राम और इसका जो है दिया है 2.7 ग्राम। ठीक है, इस रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए जो है किसी भी रिएक्शन को 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है अनुमान विधि, और एक होता है ऑक्सीकरण विधि, एक होता है अपचयन विधि, क्या नाम है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ये 3 विधियाँ होती हैं संतुलित करने की, जो आप जो है आगे एक चैप्टर है आप लोगों में, क्या नाम है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं, एक चैप्टर है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों उसमें पढ़ेंगे आप लोग। तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि जो है अपचयन विद क्या नाम है, ऑक्सीकरण विद द्वारा और आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग अनुमान विद द्वारा जो है संतुलित कर लेंगे। तो अनुमान विद द्वारा संतुलित करने के लिए जिनको ना आता हो समीकरण को संतुलित करना, वो बहुत ही ध्यान से देख लेंगे उसको। यहाँ पर कार्बन जो है कितने हैं? 2, और यहाँ पर कार्बन 1 है। ठीक है, तो पहले कार्बन को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 कर दें हम, तो कार्बन तो हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को देख लीजिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, और यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर 3 H2O कर लें। अब ये तो बैलेंस हो गया भाई। अब ऑक्सीजन है 2 दूनी 4 और 3 7, यहाँ पर कितना है? 2। ठीक है, कितना है? 2। तो अगर देखिए इधर जो है 7 ऑक्सीजन है और इधर जो है 2 ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ पर 7 कर देंगे तो ये 14 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 7 ही कर देते हैं, क्योंकि 3.5 करेंगे, कर भी सकते हैं हम, 7/2 भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 7 O2 कर दिया। अब जैसे ही 7 O2 किया हमने, ऑक्सीजन हो गया 14, और 14 हो गया तो यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले जब 7 था तब इतना था, तो डबल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, और जैसे ही 4 होगा हम यहाँ पर करेंगे क्या? 2C2H6। अब देखिए सारी चीज़ें बैलेंस है कि नहीं? 2 दूनी 4 कार्बन, 4 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, और 7 दूनी 14 ऑक्सीजन, और 4 दूनी 8 हो 14 ऑक्सीजन, यानी सारी चीज़ें बैलेंस हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम तभी सिद्ध होगा जब इसका द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान पता हो। क्या पता हो? जब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान, तभी हम दोनों में तुलना कर लेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर होंगे तो सिद्ध हो जाएगा, नहीं होंगे तो नहीं सिद्ध होगा। तो हमें सबसे पहले ये चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या है भाई? यहाँ पर एथेन का भार दिया है कितना ग्राम है। ठीक है, तो एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। एक फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार यानी जिसके मोलों की संख्या निकाल लें उसका भार, ठीक है, बटे पदार्थ का अणुभार। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है हम लोग एथेन के मोल निकाल लें। क्या निकाल लें? एथेन के मोल। तो एथेन के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला? भार बटे अणुभार बताया। भार कितना दिया है? 1.5 ग्राम। एथेन का अणुभार कितना होता है भाई? तो इथेन का फार्मूला होता है C2H6। हमने पिछले वीडियो में जो है अणुभार निकालना आपको यौगिकों अणुओं का बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 12 दूना 24 और 6 30, यानी 30 इसका अणुभार हो जाएगा। 30 मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ से दशमलव हटाएंगे हम तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 15 दूना 30, ठीक है, यानी हो जाएगा 15/300। 15/300 मतलब हो गया 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी 1/20 हो गया। 1/20 के लिए के हम हल करेंगे तो क्या होगा? दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और फिर 20 पंचे 100, यानी 0.05 ग्राम 5 मोल आए किसके?
ईथेन के, यानी ईथेन के मोल की संख्या कितनी आई 0.05 ग्राम। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुंदर से जो है तरीके से जो है नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमने जो है ईथेन के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब देखिए सवाल के अनुसार हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 मोल ईथेन दिख रहा है। ठीक है, कितने मोल दिख रहे हैं 2 मोल। तो देखिए 2 मोल एथेन, 2 मोल एथेन के लिए O2 की कितनी आवश्यकता हो रही है 7 मोल की। O2 की आवश्यकता बराबर 7 मोल, यानी 2 मोल अगर एथेन है तो कितने मोल O2 होने चाहिए तभी क्रिया करेगा भाई 7 मोल। ठीक है, लेकिन अगर इतने मोल हो जाएं जितना हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया तो कितने, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 0.05 मोल एथेन के लिए O2 की आवश्यकता बराबर हो जाएगा जो है 7 गुणे 0.05/2। ठीक है, यहाँ फिर 0 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 00, 5 करना 5, 5 चौके 20 यानी 7/40। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.05 मोल अगर हमें एथेन के लिए आवश्यकता चाहिए तो कितने O2 की आवश्यकता होगी, इतने मोल की आवश्यकता होगी O2 की, इतने मोल O2 की आवश्यकता होगी। अब जो है हम आगे चलते हैं, यहाँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो है आगे आते हैं हम लोग। अब O2 के मोलों की संख्या निकाल लें, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। ऑक्सीजन यानी O2 के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है फार्मूला, भार बटे अणुभार। भार हमें नहीं पता है, इसी को निकालना है तो यहाँ पर x कर लें। अणुभार क्या होता है 32, और O2 के मोलों की संख्या भी पता हो गई कितनी 7/40, तो यहाँ पर रख दें 7/40 बराबर x/32। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका कैंची गुणा हो जाएगा, तो 32 × 7/40। ठीक है, काट दिया जाए, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, यानी x बराबर क्या आया 7 चौक 28/5। इसको और सरल कर लीजिए, 5 बार में जाएगा, हम 25 दशमलव लगाएंगे, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 6 30 ग्राम। यानी ऑक्सीजन का भार आ गया कितना 5.6 ग्राम। अब फिर लिखेंगे नीचे से, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार ठीक है, यानी इनके नियम के अनुसार चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है भाई इनका नियम होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पादों का कुल द्रव्यमान। अब देखिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान हमारे पास था एथेन के 1.5 ग्राम 1.5, ऑक्सीजन के कितने ग्राम आए 5.6 ग्राम। तो ये दोनों क्या हो गया अभिकारक के कुल द्रव्यमान। अब उत्पाद के द्रव्यमान में देखिए, उत्पाद के द्रव्यमान में क्या क्या दिया हुआ था, 4.4 ग्राम CO2 दिया था और 2.7 ग्राम जो है H2O दिया था। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 6 5 11 1 दशमलव लगेगा 6 1 7 7.1 ग्राम इधर आया अभिकारक में, और उत्पाद में देख लीजिए 4 7 11 दशमलव यहाँ पर लगेगा, 2 1 3 और 4 7, यानी इसके भी इतने ग्राम आए। यानी दोनों के ग्राम जो है क्या आए बराबर आए, अतः जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि हो चुकी है। ठीक है, यही तो हमारा नियम कहता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम को समझा कि रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है। ठीक है, ये पहला नियम था जो है रासायनिक संयोग के नियम का पहला नियम था। दूसरा नियम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में दिखाई देगा, अगले पार्ट में दिखाई देगा। और सभी लोग जो है थोड़ा सा मेहनत अगर लग रहा है कि गुरुजी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर दिया करिए
और अपने दोस्तों में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, धन्यवाद।